हम लोग आ गए हैं अपने नोट्स के साथ, आपके सामने मैं मौजूद हूँ। इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, कृषि के बारे में, जो कि यूनिट 4 है सीबीएसई में, जीएसईबी में चैप्टर 10 है, सेम ही चैप्टर है, सिमिलर मिलेंगे सारे कंटेंट्स आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों को पता है। रिसोर्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में, और एग्रीकल्चर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद अबाउट 60% ऑफ द लेबर पावर इज इंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बने प्रोडक्ट में उससे जो भी न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं, तो लेबर भी जो यूज़ होता है ऑलमोस्ट 60% जॉब भी प्रोवाइड करती है हमारी कृषि। द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि हम लोगों को पता है हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है। ऑलराइट, सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्मिंग टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृषि के टाइप्स कैसे कैसे हैं, कौन कौन से टाइप के हैं कृषि के। तो देखिए, फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन मेथड्स, फार्म आउटपुट्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स एटसेट्रा। मतलब कि जो इरिगेशन के मेथड्स हैं, मशीनरीज हैं, फार्म के आउटपुट्स कितने ज़्यादा हैं, मतलब कितनी ज़्यादा उपज देती है फार्म, है ना, और इकोनॉमिक रिटर्न कितना आता है, उन सब के बेसिस पे फार्मिंग के कुछ टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, जो हम लोग जानेंगे अभी। सबसे पहला आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है वो हम लोग जानते हैं। फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली, दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक्चुअली क्या होती है, वो होती है कि एक ऐसी फार्मिंग जो छोटे से एरिया में सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए की जाए, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब सिर्फ अपने लिए, ना कि कॉमर्शियल पर्पस पे अनाज उगाकर मार्केट में बेचना, नो, नॉट फॉर दैट। ठीक है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राई फार्मिंग के बारे में। नाम इसका ड्राई फार्मिंग है, क्यों ये ड्राई फार्मिंग है चलिए देख लेते हैं। वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस देयर, फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, दिस इज नोन एज ड्राई फार्मिंग। जैसे ड्राई फार्मिंग ऐसी होती है जहाँ पे मतलब इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी बहुत कम होती है, सिर्फ बारिश जो हुई थोड़ी बहुत, उसी बारिश पे डिपेंड होती है आगे क्या उपज होने वाली है, तो उसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे बारिश भी कम होती है और जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं, यानी कि आसपास नदियाँ नहीं होती, या फिर हो सकता है पानी का लेवल नीचे होता है, तो वहाँ पे इरिगेशन भी कम होती है। तो वहाँ पे ऐसे ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिसमें कि पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है, जैसे कि ज्वार, मिलेट, पल्सेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती है, तो इसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। फिर ड्राई का अपोजिट वेट होता है, जहाँ पे कि ज़्यादा गीली मिट्टियाँ वगैरह होती है। तो गीले कैसे होते हैं, वेट फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वेट फार्मिंग इज़ कैरीड आउट इन द रीजन ऑफ हैवी रेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है ना, जहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ ऑफ इरिगेशन भी होती है, पानी ही पानी है, वैसे एरिया को वेट फार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, उस एरिया में फार्मिंग किए जाने वाली स्थिति में वेट फार्मिंग कहलाई जाती है। इफ़ देर इज नो रेनफॉल और इट इज़ इनसफिशियंट, मोर देन वन क्रॉप इज टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वेर इन पैडी, शुगर कैन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। यहाँ पे क्या बहुत सारे वेजिटेबल्स, वीट, कॉटन, शुगर कैन और पैडी यानी कि जो धान जिससे कि राइस होती है, वो सब उगाए जाते हैं। आपको पता है राइस बहुत ज़्यादा पानी मांगता है स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पे क्या, अगर बारिश ना भी हो तो इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी मौजूद होती है, तो वो वेट फार्मिंग हो गई। चलिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी जिसको झूम फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना, झूम फार्मिंग। तो झूम फार्मिंग के बारे में जानते हैं। ये बस एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे कि जंगल के एरिया को जला दिया जाता है, वहाँ के पेड़ वगैरह हटा के, उसके बाद वो जो लैंड खाली होता है उस पर खेती करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, 2-3 साल में फर्टिलिटी वहाँ की ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर उस एरिया को छोड़कर फिर ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ के पेड़ को काटते हैं, जलाते हैं, और फिर वहाँ पे वो खाली एरिया में खेती करते हैं। तो क्या एक जगह को छोड़ दिया फिर दूसरी जगह चले गए, तो ये झूम यानी कि इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर फॉरेस्ट एरिया के पेड़ पौधों को जलाकर वहाँ पे खेती करना, वो झूम एग्रीकल्चर हो जाता है। ऐसा एग्रीकल्चर हालांकि हानिकारक है, क्योंकि इसमें 2-3 साल के बाद लैंड पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, दूसरे लैंड पे जाना पड़ता है। उसके बाद देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है देख लेते हैं। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, हेयर रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती है आपके प्लांटेशन फार्मिंग में। तो इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीनरीज, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स,
ये सब कुछ चाहिए इसमें। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, आपको स्किल नॉलेज भी चाहिए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी चाहिए, ताकि आप अच्छे से इन सब चीज़ों की फसल उगा सके। इसको ज़्यादा, इन सब फसल को ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक स्किलफुल इंसान ही कर सकता है अच्छी तरीके से, है ना। इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। अब हम लोग जो आ जाते हैं 6th नंबर पे, जो लास्ट है, उसको इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो है आपका इंटेंसिव फार्मिंग जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बस आपके पास एक खेत है, आप उसमें जितने चाहे खाद डालो, जितने चाहे आप इंसेक्टिसाइड्स डालो, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और जल्दी से जल्दी पैदावार, उपज, जिससे कि हम उसको फटाफट बेच के अच्छे पैसे जनरेट कर सके और फिर से लगा सके फसल और फिर से उगा सके। बस उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब पूरी तरह से फर्टिलाइज़र और सब चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फार्मिंग के टाइप्स जान लिए। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स। टाइप्स तो जान लिए, अब तरीके जानते हैं मेथड्स के। मेथड्स तो फार्मिंग कौन कौन से मेथड्स से होते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम तो सुना ही होगा, ऑर्गेनिक तरीके से उगाना, है ना। इंटेंसिव फार्मिंग का टोटली अपोजिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल पर्पस से तो यूज़ किया ही जाता है, घर के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं। देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। मतलब किसी भी तरह के यूरिया वाले प्रोडक्ट, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेचुरल चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है पैदावार बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लो कि नीम सॉल्वेंट्स हो गए, बटर मिल्क, काउ यूरिन या काउ डंक, ये सब चीज़ें इसमें मिलाकर मिट्टी को फर्टाइल बनाया जाता है ना। उसके बाद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग भी आजकल बहुत ज़्यादा है। नाउ एडेज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, क्योंकि लोगों को पता है कि जो फर्टिलाइज़र से उगाई हुई चीज़ें होती है वो हानिकारक होती है, तो इसलिए इसमें फार्मर्स को अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में। तो देखते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है। ये हम लोग फार्मिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, फार्मिंग टाइप्स हमने पढ़ ली 6 टाइप की, अभी तरीके जान रहे हैं। पहला तो ऑर्गेनिक था, दूसरा सस्टेनेबल फार्मिंग। इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम, केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी, यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट वाटर कंजर्वेशन एटसेट्रा। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जिसमें पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है उन चीज़ों का जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी कमज़ोर ना हो, मिट्टी में हमेशा वो पावर बनी रहे कि वो ग्रोथ दे सके, वो क्रॉप्स उगाई जा सके। तो उसको सस्टेनेबल फार्मिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं, यानी एक ही क्रॉप हर बार नहीं लगाते हैं। हम लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं और उसकी जगह को, प्लेस को बदलते रहते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल रहे वहाँ की। हर बार एक ही क्रॉप्स लगाने से वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से फर्टाइल नहीं रह जाती है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में जानते हैं, ये थर्ड और लास्ट है फार्मिंग मेथड्स का। हेयर द कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, ये सारी चीज़ें वगैरह भी फार्मिंग के साथ साथ की जाती है। यानी कि सिर्फ क्रॉप्स उगाना नहीं, यानी कि फसल के साथ साथ और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे पोल्ट्री की चीज़ें हो गई, जानवरों को भी पालना, मवेशियों को भी पालना, उससे डेयरी प्रोडक्ट्स निकालना, उसकी जैसे भेड़ अगर पाल रहे हो तो उससे वुलन चीज़ें निकालना, ये सारी चीज़ें भी मिक्स्ड फार्मिंग में आ जाती है। यानी दोनों तरह की चीज़ें, पशुपालन भी और फार्मिंग भी, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फार्मिंग मेथड्स, फार्मिंग टाइप्स एंड फार्मिंग मेथड्स। अब हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। कैसी कैसी खेती होती है पता चल गया, है ना। उसके तरीके क्या होते हैं पता चल गया। अब उससे जो प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए प्रोडक्ट देखते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया जो है, एज पर सीजन के हिसाब से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। आपने सुना भी होगा, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो बॉक्स दिख जाएंगे जिसमें कि खरीफ जो कि मानसून क्रॉप होते हैं, रबी जो कि विंटर होते हैं और ज़ैद जो कि समर के क्रॉप्स होते हैं, उनकी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या होते हैं। ड्यू टू डाइवर्सिटीज इन जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ लैंड, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा। मतलब
हर जगह इंडिया में अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग वेराइटीज़ है, तो इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं कौन कौन से क्रॉप्स कहाँ उगाए जाते हैं और उसको क्या क्या कितनी टेम्परेचर चाहिए या फिर कितनी रेनफॉल चाहिए, वो सब भी जानना हमें ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं, अनाज के बारे में। तो देखिए फूड ग्रेन्स क्या होते हैं। फूड ग्रेन्स लाइक पैडी, व्हीट, ज्वार, मिलेट, जो भी है मतलब मकई और बार्ली, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको फूड ग्रेन्स में आती है, अनाज में आती है, ठीक है। तो इन सब की जो पैदावार होती है वो कहाँ पे होती है और कैसी होती है वो देखते हैं। तो फूड ग्रेन्स जो है आर कल्टिवेटेड इन अबाउट 75% ऑफ टोटल एरिया सोन एंड अबाउट 50% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन। तो लगभग 75% टोटल एरिया जो है इंडिया का, उसमें सिर्फ ग्रेन्स उगाए जाते हैं, अनाज उगाए जाते हैं, और लगभग 50% प्रोडक्शन ग्रेन्स से ही आता है ना। जैसे कि पैडी के बारे में हम लोग देखते हैं, लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, पैडी जिससे कि चावल बनता है, हर इंसान को पता है चावल, जो इंडिया में रहते हैं उनको चावल के बारे में ना पता हो या गेहूं के बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेज राइस। मतलब बहुत बड़ी मेजोरिटी पूरी दुनिया की, और इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन राइस यूज़ करती है। इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। पैडी प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में, चाइना के बाद, ठीक है। पैडी इज़ अ क्रॉप ऑफ टॉरिस जोन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टाइल एलिवल सॉइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। आपको बताया था कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है पैडी के प्रोडक्शन के लिए। तो रेनफॉल 100 से ज़्यादा हो, डिग्री भी आपकी टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस हो, और जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, जिसको मैंने कहा था पहले भी सॉइल के बारे में जब पढ़ा था, तो वो मिट्टी चाहिए होती है। आपको पता है कि लगभग घुटने से नीचे मतलब लगभग इतना पानी चाहिए ही होता है जिसमें डूबकर वो लोग क्रॉप को उगाते हैं, मतलब वो क्रॉप लगाते हैं पैडी के लिए, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, इन सब एरिया में सबसे ज़्यादा पैडी उगाया जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं वीट के बारे में, यानी कि गेहूं, जो कि ग्रेन्स में सेकंड नंबर पे है, या उसको आप बोल सकते हो कि किंग है। उसको किंग भी बोला जाता है, वीट को किंग बोला जाता है, ऑल द ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स का किंग बोला जाता है। तो देखते हैं, वीट इज़ द सेकेंड important crop of our country after paddy. Wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country. It is sustainable food of the people of northwest India. Wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75 centimeter of annual rainfall. देखिए वीट हमारा रबी क्रॉप्स है, जो कि ऑलमोस्ट विंटर के टाइम में इसको बोया जाता है, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हालांकि मीडियम 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल तो इसको चाहिए ही होती है ना। और ये लेसर रेनफॉल के एरिया में भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिंचाई वगैरह इरिगेशन अगर हो जाए तो अच्छे से इसकी खेती हो जाती है। ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है वीट। और आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन हरित क्रांति जब हुई थी, द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड। वीट प्रोडक्शन डबल हो गया, क्योंकि सिर्फ खाने के लिए यूज़ नहीं करने लगे लोग, उसको इकोनॉमिक पर्पस से, बेचने के लिए भी, कमर्शियल पर्पस से भी यूज़ करने लग गए। वीट कल्टिवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, और वहाँ पे खाया भी ज़्यादा जाता है गेहूँ, यानी कि आटा। आपको पता है उससे बहुत सारी चीज़ें भी बनती है। देखिए ये जो स्टेट्स के नाम मैंने लिए, ये लगभग 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन सिर्फ यही 3 स्टेट्स मिलकर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, रोटी हो गई, केक हो गया, बिस्किट्स हो गई, पूरी हो गई, ब्रेड हो गया, भाकरी हो गई, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको व्हीट से ही बने हुए मिलते हैं, है ना। इसलिए इसको किंग ऑफ द ग्रेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मकई, बार्ली, ये सब भी मेजर कोर्स ग्रेन्स हैं। कोर्स ग्रेन्स मतलब दानेदार ग्रेन्स जो होते हैं, दानेदार अनाज जो होते हैं, उसको बोलते हैं। तो जैसे कि ज्वार के बारे में बात करें तो ज्वार जो है खरीफ और रबी दोनों क्रॉप है, यानी कि ये मानसून में भी और विंटर में भी उगाया जा सकता है। इसमें क्या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 125 सेंटीमीटर की चाहिए, और क्या है
ब्लैक और लोमी सॉइल में ये आराम से उग जाता है। जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है इंडिया में, वहाँ पे ये आराम से उगाई जा सकती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के स्टेट में। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड टापी डिस्ट्रिक्ट। सूरत और टापी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा, गुजरात की बात अगर की जाए तो वहाँ पे उगाई जाती है ज्वार। उसके बाद देखिए फिर बाजरे की बात करें हम लोग, जिसको मिलेट बोलते हैं, तो बाजरा जो है मिलेट इज़ ग्रोन इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन, इसमें भी 25 से 30 डिग्री चाहिए और इसमें बारिश बहुत कम चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर की ही बारिश चाहिए। और थोड़ी सी सैंडी सोयल भी अगर है तो उसमें आराम से उगाई जा सकती है। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में भी इसको उगाया जाता है। बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है, वहाँ पे भी मिलेट की यानी बाजरे की खेती होती है। मकई के बारे में जानते हैं, जो कि खरीफ क्रॉप है। तो मकई जो है इसमें स्टार्च होता है, ऑयल प्रोटीन होता है, बायोफ्यूल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको पता है मकई के पॉपकॉर्न्स, ये जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट खाते हो, कुरकुरे वगैरह और भी चीज़ें मकई से ही बनाई जाती है। इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, 21 से 27 डिग्री यानी 21 से 27 डिग्री के तापमान इसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये जो है एनिमल फॉडर के लिए यूज़ होता है, ऑयल के लिए भी यूज़ होता है और पॉपकॉर्न, और इससे बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्शन भी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती है, जैसे मैंने बताया भी था आपको। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जो मकई उगाते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मकई उगाते हैं, क्योंकि ये मकई अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ होने लग गया है। चलिए पल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। दाल तो हम लोग सब खाते हैं। तो देखिए दाल क्या होता है? पल्सेस इज़ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन का एकमात्र सहारा है पल्स यानी कि दाल। तो जैसे कि तुअर की, मूंग की, चने की, पीज यानी कि मटर की, बीन्स की, बहुत सारी चीज़ की, उड़द की, आपने बहुत सारी चीज़ों के दाल खाए होंगे, अलग अलग वेराइटी, और उसमें अलग अलग चीज़ें भी पाई जाती है जो सेहत के लिए अच्छी है। जैसे तुअर, उड़द, मूंग और ये सारे जो दालें हैं वो खरीफ क्रॉप्स है, और चने की दाल, मटर की, लेंटिल जिसको मसूर बोलते हैं, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं, है ना। पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है उन एरिया को छोड़कर लगभग हर स्टेट्स में पल्सेस उगाए जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको खाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में उगाई जाती है। जैसे गुजरात में तुअर की दाल बहुत ज़्यादा वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। कच्छ वगैरह में मूंग की दाल वगैरह बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। तो पल्सेस हम लोगों ने अभी तक सारे अनाज के बारे में जान लिया, दाल के बारे में जान लिया, जो खाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भी चीज़ खाने के लिए होती है, जैसे तेल वगैरह के बारे में बात करेंगे, कॉफ़ी और अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। और उसके बाद और भी चीज़ें जो हम लोग रिफॉर्म्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर पे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको इन शॉर्ट समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।